हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो बेशक से पहले से बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि श्योर सक्सेस सीरीज को फिर से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये श्योर सक्सेस सीरीज क्या है भैया? तो श्योर सक्सेस सीरीज पूरा रिविजन वीडियो होता है 2.0 है। इससे पहले भी 2022 में हम लोग श्योर सक्सेस सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसको बहुत सारे बच्चों ने बहुत इसको अच्छे लगे थे। बहुत सारे पिछले बार जो हम लोगों ने किया था वो बिल्कुल जो है करंट अफेयर्स पे वीडियोस को लाया था। ठीक है, टोटली करंट अफेयर्स को मैंने कवर कराया था। उसमें आपके करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है जितना पिछले साल के एग्जाम्स के लिए हुआ करते थे। भले क्वेश्चन आया ना, उसकी अलग बात है, लेकिन इस बार जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग पूरा जीके जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और स्टैटिक पोर्शंस को कवर करेंगे। और कोशिश यही रहेगी डेली वीडियोस को लाया जाए। डेली नहीं तो कम से कम एक दिन बीच करके वीडियो तो आपके पास पहुंचा ही जाए। ठीक है, ये मेरी पूरा कोशिश रहेगी। 100% अपने तरफ से कोशिश करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। डेली बेसिस पे आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन 30 क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते कम से कम नहीं भी तो आपको 200 के आसपास एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। अगर इसे को रिलेट करके देखा जाए तो आपके पास 200 क्वेश्चन पर डे मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, और ये बहुत बेस्ट सीरीज होने वाला है आपके लिए। और ये टोटल 25 से 30 क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है, वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक नंबरिंग कर लेना है। 1 से लेकर 30 तक आपको नंबरिंग कर लेना है। जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसको सही करना है, जो गलत होगा उसको क्रॉस करना है, और लास्ट में आपको अपने मार्क्स बताना है। ठीक है, कि कितने मार्क्स आए, आपका इवैल्यूएशन करना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन कितना है वो मुझे भी पता चल सके और आपके टीममेट्स के बीच में भी ये थोड़ा सा कंपटीशन की भावना हो सके। तो एक बार सभी लोगों से अनुरोध है कि इस श्योर सक्सेस सीरीज के वीडियोस नंबर 1 को जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं, और क्वेश्चन का प्रिपरेशन, क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छे है, और कोशिश करिएगा कि साथ साथ आंसर भी आप देते जाएं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। तो यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट किस साल हुआ था? बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 20 to 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1945 है। ठीक है, 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, यूएन डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में भी मनाते हैं। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस का जो नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनका नाम था, पूरा नाम। इन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया था। और इसके साथ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं कि इसका हेड क्वार्टर कहां पर है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? तो आपको बताना होगा कि हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके अलावा अगर बातचीत करूं कि एक आपको चीज याद रखना है, फ्रेस्का। ठीक है, फ्रेस्का मतलब क्या होता है? फ्रेस्का मतलब यहां का लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज इसमें यूजेस होते हैं। तो एफ से आपका हो जाएगा फ्रेंच। ठीक है, आर से हो जाएगा रसिया, ई से हो गया इंग्लिश, एस से हो गया स्पेनिश, सी से हो जाएगा चाइनीज, और ए से हो जाएगा अरेबिक। ठीक है, तो ये आपको हो गया 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज यहां पर यूज किए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा वर्किंग लैंग्वेज बताइए। ठीक है, वर्किंग लैंग्वेज कौन से है? तो वर्किंग लैंग्वेज 2 है। ठीक है, 2 वर्किंग लैंग्वेज के बारे में आपको जानना है। 2 वर्किंग लैंग्वेज जो यूनाइटेड नेशंस में होते हैं, एक है फ्रेंच और एक इंग्लिश। एक फ्रेंच है और एक क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, इसके अलावा इसके फ्लैग में कौन से इसके फ्लैग जो है इसमें किसका चित्र बना हुआ है? तो ओलाइव ब्रांच का। ठीक है, ओलाइव ब्रांच का इसमें जो है चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसके अलावा इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का मतलब आईसीजे, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो हेग में है। हेग के कहां पर? नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है, हेग कहां पर पड़ता है? नीदरलैंड में है। जिसमें टोटल कितने जजेज होते हैं? 15 जजेज होते हैं। टोटल 15 जजेज होते हैं, जिसका टाइम पीरियड कितने सालों के लिए होता है? तो 9 सालों के लिए इनका टाइम पीरियड होता है। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। फिलहाल में अगर आपसे पूछे, करंट से जोड़कर पूछेगा, तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपसे पूछ सकता है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस।
गुटेरस। क्या होगा स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग आपको चेक करते हुए चला जाना है। इसी के साथ ही इसमें एक आपको नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा सिक्योरिटी काउंसिल, इसी का पार्ट है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल्स की अगर आपसे बात किया जाए तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 कौन से परमानेंट और 10 कितने हैं? नन परमानेंट मेंबर है, ये भी आपको याद रखना होगा। और ये जो 10 नन परमानेंट मेंबर हैं, ये 10 नन परमानेंट मेंबर है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने सालों के लिए होता है? तो 2 सालों के लिए होता है, याद रखिएगा। तो पूरे यूनाइटेड नेशंस का मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इससे बाहर ही शायद ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इतना रिवीजन आपको एक वीडियोस में मैंने कवर करा दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? बताइए इसको आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन एक दिमाग में आपके घूम रहा होगा कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका? तो WHO का, जिसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा है, ठीक है। इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? अगर आपसे पूछा जाए इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है टेड्रस अधनॉम। कौन है? टेड्रस अधनॉम। टेड्रस अधनॉम इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। और इसी के साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो 5 जून यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं इसी 5 जून को। और इसी के साथ एक और याद रखिएगा, इन्वायरमेंट रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है केन्या के नाइरोबी में, ठीक है। केन्या के नाइरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इतना चीज मैं आपको बता दिया हूं, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेक प्रियदर्शनी इज लोकेटेड ऑन? लेक प्रियदर्शनी कहां पर लोकेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। सभी लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अगर आप बात करें सीयूईटी की, एक बार सीयूईटी की औकात की बात करें तो इसकी औकात कहां से कहां तक इसकी औकात है, कहां से क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। अगर जो बच्चा एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा होगा और एसएससी का प्रिपरेशन वो प्रीवियस ईयर 20 साल का क्वेश्चन सारे शिफ्ट का कवर करके आया होगा, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो MTS का हो, ठीक है। ये तीनों एग्जाम का अगर कवर कर लेते 20 साल के लिए तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। सीयूईटी की औकात ही इतनी है, इतना दिनों से पढ़ा रहा हूं तो इतना तो पता है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूं, अंटार्कटिका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा, आपको सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है नंबर जो है, पिछले वीडियोस में आपको नंबर मैंने बता चुका हूं, वहां पे जाना, वहां से नंबर आपको मिल जाएगा। आपको उस नंबर पे मैसेज करना है, तो मैसेज करने के बाद जो है आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो एकेडमी का जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आपको उसमें मैसेज करना है, क्या नाम है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, और एक छोटा सा मैसेज लिख देना कि सर मुझे इसमें ऐड कर दीजिए, हमारी टीम आपको उसमें ऐड कर दीजिए। कोई तरह की दिक्कत होगा तो आप हमारा नाम लेना, तो वहां से आपके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया था वो 12 जनवरी। क्यों? तो 12 जनवरी को हम लोग विवेकानंद का, ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग विवेकानंद जी का हम लोग क्या मनाते हैं? बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग हर साल विवेकानंद जी का मनाते हैं। कब? 12 जनवरी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। विवेकानंद ने ही क्या स्टार्ट किया था? रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? विवेकानंद ने ही, ठीक है। अब यहां पर 21 जून है, 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 21 जून को हम लोग योगा डे मनाते हैं, योगा डे के रूप में मनाते हैं 21 जून को। यहां पर है 5 सितंबर, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को, ठीक है।
5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो टीचर्स डे के रूप में हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट रूप से, ठीक है, अगर बातचीत करें तो डायरेक्ट रूप से इतना आपको तो पता होना ही चाहिए, इतना आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, 22 मार्च को एक चीज और होता है, आपको पता है क्या? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, पीडीएफ में दूंगा तो पीडीएफ में ये सारे पॉइंट्स आपको नोटेड रहेंगे, और ये सारे पॉइंट्स अगर आपको लग रहा हो कि मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तो याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 22 मई भी आप लिख लो, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मई को ही मनाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको यहां से डायरेक्ट कवर हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सालार जंग म्यूजियम इज लोकेटेड ऑन। सालार जंग म्यूजियम कहां पर लोकेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? तो सालार जंग जो है म्यूजियम जो हैदराबाद में है। हैदराबाद में कहां पर? तो एक मूसी रिवर है। कौन सा रिवर है? मूसी रिवर के ये तट पर है। तो सालार जंग म्यूजियम कहां पर स्टैब्लिश है? तो हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, क्या नाम है बुक का? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के ऑथर कौन है? तो अब बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के जो ऑथर है वो नारायण मूर्ति है। ठीक है, नारायण मूर्ति याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ का इंडिया पार्ट है, और इंडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या किया था? होस्ट किया था। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? ये तो ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? दिल्ली में। और ये जो था 19th एडिशन था, ये भी याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 19वां एडिशन था 2010 में हुआ था, इसको होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया के द्वारा। इतना आपको पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए एक चीज बता दूं कि एकेडमी का जो नंबर है, ठीक है, एकेडमी का जो नंबर है वो एकेडमी के नंबर पे आप कॉल वगैरह नहीं कीजिए, कॉल तो आपको लगेगा ही नहीं। आप व्हाट्सअप कॉल भी वगैरह मत कीजिए, दिन भर में नहीं भी तो कम से कम 200 100 150 कॉल आ जाते हैं, 200 नहीं 100 150, कभी कभी 20 30, कभी 50, मतलब 30 तो पर डे ही रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि एकेडमी के नंबर पे मैसेज कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि आपको कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए, मैसेज करने के बाद आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एकेडमी का जो नंबर है, नंबर में मैं लिखवा दे रहा हूं 96611120, सॉरी माफ कीजिएगा गलत नंबर है, 9661120352, यही नंबर है, इसी पे आपको मैसेज करना होगा। तो आपको इस COQP11 के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मुगल इंपीरियर फॉरहेड सती एंड झरोखा दर्शन। किस मुगल इंपीरियर ने सती दर्शन और सती एंड झरोखा दर्शन को समाप्त किया था? तो ये किया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब का क्या क्या नाम है? आपने नाम सुना होगा आलमगीर, आलमगीर इंग्लिश में भी आलमगीर ही बोलते हैं। और एक आपने नाम सुना होगा जिंदा पीर। अब जिंदा पीर जी आधा ना होता है, ठीक है, ये आधा ना होता है, जिंदा पीर, जिंदा पीर। आलमगीर और जिंदा पीर किसका नाम है? औरंगजेब का ही नाम है। ठीक है, औरंगजेब का ही नाम है। अच्छा, झरोखा दर्शन को स्टार्ट किसने किया था? ये झरोखा दर्शन जो है इसको स्टार्ट किसने किया था? तो ये बलबन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जिसको समाप्त किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अकबर का यहाँ पे नाम है, तो अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी, अकबर के समय में ही। और अकबर ने ही एक धर्म ये स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और मात्र एक हिंदू ने इसको स्वीकार किया था जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, साथ ही साथ अकबर ने क्या स्टार्ट किया था? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा ही कराया गया था। हुमायूं टॉम कहां पर है? बताइए हुमायूं टॉम कहां पर है? हुमायूं टॉम है दिल्ली में। चलिए, जहांगीर का नाम क्या था? जहांगीर के पति का नाम क्या था? नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैपिटल ऑफ पल्लवा। पल्लवा का कैपिटल कहां पर है? तो पल्लवा का जो कैपिटल था वो था आपका कांची में।
ठीक है, कांची में। और एक पल्लव राजा थे, उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन एक राजा थे, क्या नाम था, नरसिम्हा वर्मन। और ये नरसिम्हा वर्मन प्रथम बोलिएगा, फर्स्ट नंबर थे। इन्होंने किसको हराया था, तो एक बहुत बड़े राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया था। ये कहां के राजा थे, तो ये चालुक्य के राजा थे, ये चालुक्य के राजा थे, चालुक्य किंग थे ये। और इसको किसने हराया था, तो नरसिम्हा वर्मन ने इसे हरा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ये रिविजन लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड एंड, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या लग रहा है, जल्दी से बताइएगा, क्या लग रहा है इसका आंसर, क्या लग रहा है बताइए। चलिए ओके, अभी फिलहाल YouTube पे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने देखा, ठीक है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, देहरादून में। मैक्सिमम चीजों का जो है देहरादून में ही आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, देहरादून में ही है। देहरादून में आपको क्या क्या मिलेगा, तो देहरादून में आपको सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको देहरादून में मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे देहरादून में और क्या मिल सकता है, तो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यहीं पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडिया द फर्स्ट इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन विच ईयर? इंडिया में पहली बार इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था? बता दीजिए इसके आंसर, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1962। पहली बार 1962 में इमरजेंसी लगी थी। अब नेशनल इमरजेंसी जो होता है, ठीक है, इमरजेंसी की बात जब भी करेगा तो आपको नेशनल इमरजेंसी की बात करना है, जिसका आर्टिकल क्या है, तो 352 है, आर्टिकल 352 है। इसके क्या क्या ग्राउंड है आपको पता ही होगा, इसके क्या क्या ग्राउंड है, किस किस ग्राउंड पे इमरजेंसी लगता है। पहला एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है वार। और तीसरा क्या है, और तीसरा है इंटरनल डिस्टरबेंस। पहले जा तो अब चेंज होकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखें। इसी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाया जाता है। 3 बार इमरजेंसी लगा है। पहला लगा है 1962 में, दूसरा इमरजेंसी लगा है 1971 में, और तीसरा लगा है 1975 में। ये 3 बार इमरजेंसी इंडिया में लग चुका है। पहली बार चाइना के साथ वार था, दूसरी बार पाक के साथ वार था, पाकिस्तान के साथ, और तीसरी बार इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए लगाया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए इसको लगवाया था। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, 1962, 1971 और 1975। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक फॉर जनरल ऑपरेशंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको क्या बोला जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फास्ट तरीके से बताइए। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंक रेट, ठीक है। आरबीआई जो है लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कितना दिनों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। आरबीआई, देखो यहां पर मैं फिगर बना के दिखाता हूं, आरबीआई जब भी लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक को, कब तक, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए,
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना कि एक होता है जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, सीबी का मतलब होता है कमर्शियल बैंक को, कब के लिए भैया, शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। जब शॉर्ट पीरियड के लिए देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेपो रेट के नाम से इसको जाना जाता है, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट याद रखिएगा। और रेपो रेट में आपको सिक्योरिटी भी रखवाती है। ठीक है, सिक्योरिटी इसमें रखना जरूरी है। कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के पास अपना सिक्योरिटी रखती है। रेपो का जो फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शंस। क्या नाम है, रीपर्चेजिंग ऑप्शंस। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज अ परमानेंट बॉडी। इनमें से परमानेंट बॉडी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए इसका आंसर। आपके लिए तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी होगा। अभी कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियोस आपके नहीं मिल रहे थे। वीडियोस कोशिश तो कर रहा हूँ डेली बेसिस पे देने के लिए, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अभी घर पे कुछ काम भी है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी है, 17 को है, तो उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ। पैर का थोड़ा सा दर्द था, उसमें भी व्यस्त रहा, और उसके बीच में भी समय निकाल कर आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस भी रहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग परमानेंट बॉडी बोलते हैं, बल्कि और लोकसभा को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। राज्यसभा का जो चर्चा किया गया वो आर्टिकल 80 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 80 में। लोकसभा का जो चर्चा किया गया आर्टिकल 81 में, जिसको टेम्परेरी सभा भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको टेम्परेरी सभा भी बोला जाता है, टेम्परेरी सभा। ठीक है, और आपसे पूछेगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो पार्लियामेंट का जो आर्टिकल नंबर है वो है 79 है। कोई दिक्कत, तो आपको 3 आर्टिकल याद करवा दिया, पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 लोकसभा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निकोलो कॉन्टी अ ट्रेवलर बिलोंग्स टू विच कंट्री। निकोलो कॉन्टी जो था एक बहुत बड़ा ट्रेवलर था, वो किस शहर से बिलोंग करता था। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। निकोलो कॉन्टी जो था वो इटली से बिलोंग करता था। ठीक है, इटली से। और एक आपने नाम सुना होगा इबन बतूता। क्या नाम है, इबन बतूता। इबन बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था, और इसने एक पुस्तक भी लिखी है, बुक लिखी है। इस बुक का क्या नाम था, तो इस बुक का नाम था रेहला। क्या नाम था, रेहला इस पुस्तक का नाम था। ठीक है, इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जज नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नियुक्त किया था, इसको जज बनाया था। किसको, इबन बतूता को। ठीक है, कहां पर है निकोलो कॉन्टी, इटली का है। अच्छा, इटली में एक आपने FAO का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो इटली में ही है। ठीक है, इटली में ही है। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। रसिया है, तो रसिया में क्या है, रसिया में एक आपने नाम सुना होगा लेक बैकाल, एक बैकाल लेक है। क्या, कौन सा लेक है, बैकाल एक लेक है रसिया में। पोर्तुगाल का कैपिटल क्या है, तो पोर्तुगाल का कैपिटल है लिस्बन, पोर्तुगल कैपिटल है लिस्बन। चलिए, इतना चीज बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स यूज्ड इन द प्लेन। ठीक है, प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स यूज किया जाता है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये जो है एट अ टाइम, ठीक है, 72 घंटे के लिए, या फिर अब तो समय बढ़ गया, मैंने मान के चलिए 72 घंटों के लिए, पिछले 72 घंटों में जो भी आपके ट्रेन में सॉरी फ्लाइट में जो कुछ भी हुआ उसको रिकॉर्ड कर लेता है। होता क्या है कि मान लीजिए एक प्लेन यहां से उड़ी, इसको यहां पर पहुंचनी है, बीच में यहां पर एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, यहां पर एक्सीडेंट हो गया, तो इसका रीजंस पता होना चाहिए ना कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि आगे चल के इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए अदर साइड ऑफ प्लेन में। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ब्लैक बॉक्स इसमें सेट रहते हैं, यानी 72 घंटा में उस प्लेन में क्या हुआ, कैसे, कौन सा बटन दबा गया, क्या पायलट आपस में बात किए, जब प्लेन क्रैश कर रहा था तो आपस में क्या बातचीत चली थी, क्या काम नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, अभी आपको नेपाल में कुछ दिन पहले जो हुआ था, तो उसमें भी ब्लैक बॉक्स खोजने की कोशिश की रही थी, जहां हमारे बिपिन रावत जी मरे थे, तो उसमें ब्लैक बॉक्स मिला था।
तो ब्लैक बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये ब्लैक बॉक्स का कलर जो है ब्लैक नहीं होता है, बल्कि ये ऑरेंज होता है। और ब्लैक कलर, ब्लैक ही बॉक्स रहेगा और ब्लैक कलर का रहेगा, और कहीं जंगल उंगल में गिर गया तो कैसे खोजोगे बताओ, कैसे खोजोगे? अब उसमें ऑरेंज कलर है, रेड कलर इस टाइप का जो कलर रहेगा तो उससे तो तुम खोज ही लोगे। इसलिए ब्लैक बॉक्स नाम समझ जाना, नाम तो रख दिया लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। अच्छा आपको एक, चलिए इस क्वेश्चन से कवर करते हैं। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन 1921? हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया गया था, और इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो हड़प्पा की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। अच्छा, हड़प्पा का कुछ और नाम है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के भी नाम से आते हैं। इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको एक और नाम है जिसको बोलते हैं ओएसिस ऑफ सिंध। क्या नाम था? ओएसिस या ओसियसिस? ठीक है, ओएसिस ऑफ सिंध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? बताइए, नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? नरसिम्हन कमेटी, जी हाँ बिल्कुल। नरसिम्हन कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, किस सेक्टर से? बैंकिंग सेक्टर से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड स्लैम? ग्रैंड स्लैम का एक करेक्ट सीक्वेंस बताइए, जैसे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहनत करना होगा इस क्वेश्चन में, आपको ऐसे ही आंसर नहीं दे दोगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, सबसे पहले हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हो जाता है जनवरी में, फ्रेंच ओपन हो जाता है आपका मई में, विंबलडन होता है जून में, और यूएस ओपन होता है अगस्त में। अगस्त में आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों के इसके बारे में नहीं पता है, बस चेक कर लेना हो गया है या फिर नहीं हुआ है। इसके विनर कौन है? इसके विनर मेल में और विनर फीमेल में, और प्लस रनर कौन है मेल में और फीमेल में। सिंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेन सिंगल की और वीमेन सिंगल का। इसका आपको कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 19 है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज टर्म ऑफ। एडवोकेट जनरल का जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है उसका टाइम पीरियड कितने दिनों के लिए होता है? तो सबसे पहले यह बता दूं, एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 165 है। कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 165 है। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 76 है, जिसको लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल का टाइम पीरियड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जो भी टाइम पीरियड आपको 5 साल और 6 साल बताते हैं वो बिल्कुल गलत बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत? महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है? तो आपको बता दूं, महाभारत का जो ओरिजिनल नेम है वो है जय संहिता। सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिए, जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हेडेड बाय महात्मा गांधी? इनमें से महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा लीड नहीं किया गया था? तो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को किया था। कब हुआ था ये? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कब हुआ था?
तो ये भी गांधी जी के द्वारा किया था, जिसमें 79 पीपुल के द्वारा इन्होंने स्टार्ट किया था। खेड़ा सत्याग्रह भी किया था, लेकिन ये जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द कंटेंट्स ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ राम्स आर thus making them unsuitable for long data storage। राम नहीं, रैम है। ठीक है, ये रैम है, रेंडर एक्सेस मेमोरी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, रैम। ठीक है, तो रैम जो है ये क्या है? तो रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी इसलिए है क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म तक के लिए हमारे डेटा को सॉर्ट करके नहीं रखता है, सेव करके नहीं रखता है। अच्छा, आपको सोच रहे हैं वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ तो आपका डेटा भी समाप्त हो जाएगा, उस डेटा को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम एक वोलाटाइल है, जिनके कारण डेटा लॉन्ग टर्म तक सेव नहीं रख पाते हैं। वोलाटाइल का मतलब ही होता है बिजली ऑफ तो डेटा खत्म। ठीक है, जिसका रैम का अगर फुल फॉर्म से पूछेगा तो आपको बोलना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए। सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 से 15 पूछेंगे। 35% सिलेबस मैं आपको कवर करा रहा हूं, इसमें स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स ये सारे मिलाकर 35% तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, 35%, 35 इधर से हो गया, रीजनिंग और मैथ मिलाकर 40 क्वेश्चन हो जाएगा। 40, 30, 70, 5, 75% यहीं से हो गया। बाकी इंग्लिश हो गया 25 क्वेश्चन, खत्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका यूएसबी का फुल फॉर्म होता है। यूएसबी क्या होता है? तो जो भी आप कंप्यूटर से अटैच करते हैं अपने मोबाइल्स को, पेन ड्राइव को, ये सारे यूएसबी के थ्रू ही तो होता है ना। ये सारी चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अ सिम इन मोबाइल फोन स्टैंड्स फॉर। मोबाइल में जो सिम लगता है उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? ठीक है, बिल्कुल, इस सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। पता है इतना दिनों से आप लोग यूज कर रहे हैं और अभी तक आप लोग सिम का पता नहीं है। ठीक है, सिम का मतलब होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए वीडियो को लाइक करते जाइए, वीडियो को लाइक होना चाहिए, वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल से पहली बार जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। हर एक यूट्यूबर का यही है। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? आईपी का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैज वन द प्रेस्टिजियस टाइटल मिस डीवा यूनिवर्स 2022। देखो, करंट अफेयर्स अगर पढ़ना है तो 9 महीने से 10 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो, ये मैक्सिमम है। इससे बाहर क्वेश्चन बहुत कम ही जाता है, एक आध क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। तो 2022 का जो मिस डीवा यूनिवर्स कौन है? तो ये दीबिता राय है, ऑप्शन नंबर बी है, दीबिता राय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। तो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स किस शहर या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? तो अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत जो है यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के जो गवर्नर है वह कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर है, कलराज मिश्र। कोई दिक्कत? राज्यसभा की बात करें तो इस राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ पर 25 सीट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म इन द क्रिटिक्स अवार्ड कैटेगरी एट द 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2023। देखो 2022 है, अब देखो ये 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन चला, लेकिन ये क्वेश्चन को है हम लोग 2023 के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 2023 में कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही इसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो चलिए 2023 के फिल्म फेयर अवार्ड, 67th फिल्म फेयर अवार्ड को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। ये जो है 67th फिल्म फेयर अवार्ड की चर्चा हो रही है, याद रखिएगा 67 फिल्म फेयर अवार्ड का। 67 फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी। और क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो है बधाई हो या बधाई दो, जो भी हो।
ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को, किस मूवी के लिए, बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल में जो मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के। एकदम याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करा रहा हूं। देखो जो बच्चे मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के लिए परेशान है ना, कराऊंगा यार, कवर कराऊंगा, छोड़ा नहीं हूं, कवर कराऊंगा, उस पर काम चल रही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है क्रिटिक्स कैटेगरी में संजय मिश्रा को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो भूमि पेडनेकर और तब्बू को ही मिला है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। डायरेक्टर है संजय लीला बंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में अनिल कपूर और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में शीला चड्डा, किस मूवी के लिए, बधाई दो के लिए। बधाई दो बहुत ज्यादा अवार्ड जीता है। और सबसे बेस्ट म्यूजिक मिला है प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए, पार्ट 1 शिवा। ठीक है, तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड मिला प्रीतम को, किस मूवी के लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर क्या बताया मैंने, इसका तो आंसर बताया ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो ये किया गया है, वो किया गया है किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया अशोक रारवीकर के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अशोक रारवीकर। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न, ये है आज का अंतिम प्रश्न, विच कंट्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 इन 2022। देखो 2022 से ही मैंने करंट अफेयर्स उठा दिया है। ठीक है, पूरे एक साल का आसपास कवर करा दूंगा। श्योर सक्सेस सीरीज में डेली बने रहिएगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल पूरा कवर कराऊंगा। G20 2022 में जो हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, एक जगह है बाली इंडोनेशिया में। 2023 की अब से बात करेगा, 2023 G20, 2023 G20 कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में 2023 G20 हो रहा है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और G20 से रिलेटेड स्पेशल वीडियो टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा क्वेश्चंस, आपको 30 क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, सभी लोग से रिक्वेस्ट है जरूर बताइएगा आज क्लास कैसा लगा, क्या इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूं या फिर वहीं पर मैंने ब्रेक कर दूं। ठीक है, यहीं पर ब्रेक कर दूं, तो आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।